बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला एमसीक्यूज है द स्लाइट नेगेटिव चार्ज एट वन एंड ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के एक एंड के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, यानी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है जो उस वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के ऊपर होता है, इज अट्रैक्टेड टू द स्लाइट पॉजिटिव चार्ज ऑफ अनदर वाटर मॉलिक्यूल। दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का जो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है जो उसके हाइड्रोजन के ऊपर होता है, तो इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्शन है उसको क्या कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव हाइड्रोजन है उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस वाले बॉन्ड को कहते होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। आगे है टेंडेंसी ऑफ वाटर टू कोलेस ऑयल ड्रॉप इनटू लार्ज ड्रॉपलेट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। ये भी हमने पढ़ा हुआ है। अगर हम वाटर के अंदर ऑयल डालें तो वो उस सारे ऑयल को इकट्ठा करके एक ड्रॉपलेट बना लेता है बड़ा सारा, उसको कहते होते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसेक्राइड्स इज कॉल्ड। हर दो मोनोमर्स के दरमियान बॉन्ड होता है, और मोनोसेक्राइड्स यानी जो कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर्स हैं उनके दरमियान बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। चौथा ऑप्शन है। आगे है मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन नेचर। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है सेल्यूलोज। सी ऑप्शन है। पांचवा एमसीक्यूज है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द सेल विच कैरी आउट वर्चुअली ऑल ऑफ द सेल्स एक्टिविटीज। जो सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है वो वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है प्रोटीन। ये हमने प्रोटीन टॉपिक में पढ़ा था, क्योंकि प्रोटीन इंजाइम होते हैं और इंजाइम ही सारे बॉडी के रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। आगे है ऑल अमीनो एसिड्स हैव सेम फॉर्मूला एक्सेप्ट। सारे अमीनो एसिड का फॉर्मूला सेम होता है, सिर्फ उनके अंदर जो आर होता है रेडिकल ग्रुप वो सब में डिफरेंट होता है, तो इसका ऑप्शन है सी रेडिकल ग्रुप। आगे है आर ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल मेड ऑफ 3 कार्बन एटम्स कॉल्ड। इसका ऑप्शन है बी ग्लिसरॉल। ये 16 पेज पे देखें, इसके अंदर ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसके अंदर कार्बन के 3 एटम्स हैं और साथ में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हैं, हर कार्बन के साथ OH अटैच है, तो इस स्ट्रक्चर को कहते होते हैं ग्लिसरॉल। 17 पेज की पहली लाइन पे भी देखें, लिखा हुआ है ग्लिसरॉल इज अ ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। ग्लिसरॉल एक ट्राई हाइड्रोक्सी यानी इसमें 3 OH होते हैं वो वाला अल्कोहल है, मेड ऑफ 3 कार्बन एटम्स। अगले एमसीक्यूज है लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड्स मेड अप ऑफ आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स कॉल्ड टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स के अंदर होते हैं आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर नीडेड टू कम्प्लीटली हाइड्रोलाइज अ पॉलीमर दैट इज 21 मोनोमर्स लॉन्ग। एक पॉलीमर है जिसके अंदर 21 मोनोमर्स हैं, और जब हम उन मोनोमर्स के दरमियान के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे यानी उनकी हाइड्रोलिसिस होगी तो उसके लिए वाटर की ज़रूरत होती है। ये भी पहले आपने पढ़ा हुआ है। तो अगर हमारे पास सिर्फ 2 मोनोमर्स आपस में जुड़े हुए हैं तो उनको ब्रेक करने के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल चाहिए होता है। अगर 3 मोनोमर्स जुड़े हुए हैं तो उसको ब्रेक करने के लिए 2 वाटर के मॉलिक्यूल चाहिए। तो जितने मोनोमर्स आपस में जुड़े होंगे, वाटर मॉलिक्यूल की अमाउंट एक कम कर दें उनमें से, तो उतना हमें वाटर चाहिए होता है। जैसे मेरे पास पॉलीमर है, उसके अंदर है 4 मोनोमर्स, तो उनको ब्रेक करने के लिए, हाइड्रोलाइज करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल 3 चाहिए। मोनोमर्स 4 है ना, तो वाटर मॉलिक्यूल्स 3 चाहिए। तो इसी तरह से अगर मेरे पास पॉलीमर है जिसके अंदर 21 मोनोमर्स मौजूद हैं, तो उनको कम्प्लीटली हाइड्रोलाइज करने के लिए वाटर के 20 मॉलिक्यूल्स चाहिए। तो जितने मोनोमर्स हों वाटर के मॉलिक्यूल उससे एक कम कर दें। 10वां एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ बोथ स्टार्च एंड सेल्यूलोज। कौन सा ऐसा पॉइंट है जो स्टार्च और सेल्यूलोज दोनों पे ही ट्रू उतरता है। वो है सबसे पहला दे आर बोथ पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज, के स्टार्च और ग्लूकोज दोनों ही पॉलीमर्स होते हैं ग्लूकोज के। बी भी गलत है कि ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिक आइसोमर्स होते हैं। तीसरा भी गलत है कि ह्यूमंस इन दोनों को डाइजेस्ट कर लेते हैं, हम स्टार्च को डाइजेस्ट कर लेते हैं, सेल्यूलोज को नहीं करते। दे आर बोथ यूज्ड फॉर एनर्जी स्टोरेज इन प्लांट्स, दोनों प्लांट्स में एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं, तो ये भी गलत है। स्टार्च स्टोरेज मटीरियल होती है लेकिन सेल्यूलोज स्टोरेज का काम नहीं करती, ये सेल वॉल के अंदर होती है। आगे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए ये मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहला है वाई वाटर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक इन नेचर। पेज 7 पे देखे आयोनाइजेशन ऑफ वाटर टॉपिक के अंदर लिखा हुआ है द वाटर मॉलिक्यूल्स आयोनाइज इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। एम्फोटेरिक का मतलब होता है एक ऐसा मॉलिक्यूल जो एसिड और बेस दोनों तरीके से काम करे।
अब एसिड वो होता है जो आयोनाइज होके H पॉजिटिव बनाए और बेस वो होता है जो आयोनाइज होके OH नेगेटिव बनाए। तो वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज होके दोनों चीज़ें बना रहा है, H पॉजिटिव भी और OH नेगेटिव भी। इसलिए वाटर के मॉलिक्यूल को हम कहते हैं एम्फोटेरिक, क्योंकि वो एसिड और बेस दोनों तरीक़ों से काम करता है। आगे है वाई अमीनो एसिड्स आर नेम्ड सो। अमीनो एसिड को नाम अमीनो एसिड क्यों दिया गया है? कोई और नाम ही तो रख सकते थे ना। तो देखिए, अमीनो और एसिड ये दो लफ्ज़ इसके अंदर मौजूद हैं, क्योंकि आप देखिए पेज नंबर 13 पे हमने अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखा था, तो हमें पता चला था कि अमीनो एसिड के अंदर एक अमीनो ग्रुप होता है NH2 और एक कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुप होता है COOH। तो अमीनो एसिड के अंदर अमीनो नाम अमीनो ग्रुप की वजह से है और एसिड नाम कार्बोजाइलिक एसिड मौजूद होने की वजह से है। तो अमीनो एसिड के अंदर दो ग्रुप होते हैं, बेसिक भी और एसिडिक ग्रुप भी। हाउ मोनोसेक्राइड्स आर क्लासिफाइड। मोनोसेक्राइड्स को कैसे क्लासीफाई किया गया है? तो ये देखें पेज नंबर 8 पे मोनोसेक्राइड्स को उनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेस पे 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया था। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है तो उस क्लास का नाम ट्रायोज रख दिया, 4 है तो टेट्रोज रख दिया, 5 है तो पेंटोज, 6 थे तो हेक्सोज और 7 कार्बन एटम वालों को हेप्टोज क्लास में रख दिया। आगे है इनलिस्ट बायो एलिमेंट्स मेक 98% ऑफ लिविंग सिस्टम। इनलिस्ट मतलब नाम लिखे बायो एलिमेंट्स के जो हमारे 98% तक बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो पेज नंबर 2 पे लिखा हुआ है द एलिमेंट्स विच आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स आर मेनली 6: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर। दे फॉर्म अप्रोक्सीमेटली 98% ऑफ द बायो मॉलिक्यूल्स। आगे है वाई फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स क्यों ज़्यादा एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट से? तो इसका आंसर पेज नंबर 16 पे लिखा हुआ है ड्यू टू हाई क्वांटिटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन दे कंटेन ऑलमोस्ट डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की हाई क्वांटिटी मौजूद होने की वजह से ये ज़्यादा एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट से। आगे है हाउ मैनी स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन। न्यूक्लियोटाइड जब बनता है तो उसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? इसका आंसर पेज 20 पे देखें। यहाँ पे लिखा हुआ है ना द न्यूक्लियोटाइड विदाउट फॉस्फेट कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ से हमें इसका आंसर मिलता है कि न्यूक्लियोटाइड 2 स्टेप्स में बनता है। सबसे पहले तो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर ये दोनों आपस में अटैच होते हैं, अभी फॉस्फेट नहीं अटैच हुआ। इस स्ट्रक्चर को कहते होते हैं न्यूक्लियोसाइड। फिर दूसरे स्टेप के अंदर इस न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट अटैच हो जाती है और उससे बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो बेसिकली 2 स्टेप्स हो गए न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन में। डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल एंड अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल। इसका आंसर देखिए पेज नंबर 17 पे लिखा हुआ है सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल फैट्स वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन कार्बन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड मौजूद हो, कोई डबल बॉन्ड ना हो। और अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल यानी ऑयल्स वो होते हैं कि जिनके अंदर फैटी एसिड अनसैचुरेटेड हो, यानी उनके अंदर एक या उससे ज़्यादा डबल बॉन्ड्स मौजूद हों कार्बन कार्बन के दरमियान। जो आगे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो उनके अंदर बिल्कुल थियरी ही लिखनी है, उनके अंदर कोई कॉन्सेप्चुअल बात नहीं है, तो वो आप खुद भी लिख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।